इसने किन अखियों से दाएं बाएं जाने देखा। वो बिल्कुल चौकन्ना बैठा था। वैन जहां से गुजर रही थी यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन या मसरूफ सड़क ना थी। ये रास्ता तकरीबन 10 मिनट का था। इसे पुलिस स्टेशन में ही इस रास्ते की डिटेल फरहम की जा चुकी थी। इसे जो करना था इसे 10 मिनट में करना था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। माजरत ऑफिसर्स। वो गर्दन उठाए मुस्कुराया। सामने बैठे ऑफिसर्स ने नासमझी से इसे देखा था। वो लोग उर्दू समझने से कासिर थे। मैंने कोशिश की थी मैं मजीद कुछ ना तोड़ूं, मगर मुझे तुम दोनों के चेहरे कुछ खास पसंद नहीं आए। नरगिस खानजादा ने अफसोस से सर हिलाया। तुम्हारी शिफ्ट शायद बहुत बुरी गुजरने वाली है। नरगिस खानजादा आंख विंग करते अपनी हथकड़ी बंधी कलाइयों को ऊपर उठा गया था। ऑफिसर्स ने हैरत से इसकी खुली हथकड़ी को देखा। बीवी की हेयरपिन काम आ गई मेरे। वो स्याह हेयरपिन ऑफिसर्स के सामने लहराते गहरा मुस्कुराया। इससे पहले ऑफिसर्स कुछ समझते इसने पूरी कुव्वत से सामने बैठे अफसर के चेहरे पर अपने भारी बूट की ज़रब दे मारी। ये ज़रब इतनी शदीद थी ऑफिसर इसका वार सह नहीं सका था। इसने अपनी भारी बूट की ज़रब इस अंदाज में मारी थी कि ऑफिसर संभलने में वक्त ले। वही हुआ। इससे इसके नाक मुंह से खून बहना शुरू हो चुका था। वो चेहरे पर हाथ रखे बुरी तरह चीख रहा था। दूसरे अफसर ने बिजली की सी तेजी से अपनी बेल्ट से पिस्टल निकालनी चाही। नरगिस खानजादा ने एक जोरदार लात इसके सीने पर भी रसीद कर दी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे जदो कोब कर गया था। उसके चेहरे पर बेदरीग मुक्के मारते चला गया था। नरगिस ने इसका हाथ पिस्तौल तक पहुंचने ही नहीं दिया था। दिलो दिमाग में कल से लावे दौड़ रहे थे। दिमाग के तनावे अपनी जगह से हिल चुकी थी। इसके हवास सलब थे। अब तो वो जख्मी शेर बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे जख्मी शेर की खचार में दोनों हाथ डाल चुके हों। वो इन्हें चीर फाड़ कर रख देना चाहता हो। वो अपना सर इस ऑफिसर के सर से जोर जोर से मार रहा था। नरगिस की पेशानी भी जख्मी हो चुकी थी। मुझे हथकड़ियां कभी पसंद नहीं आई। वो गुर्राते हुए इस ऑफिसर के चेहरे को तोड़ता जा रहा था। वो इस ऑफिसर को भी बुरी तरह जख्मी कर चुका था। पिस्टल पहले ही वो जख्मी ऑफिसर की बेल्ट से निकाल चुका था। पुलिस वैन की रफ्तार पहले से बढ़ गई थी। नरगिस खानजादा जानता था ड्राइविंग सीट पर बैठे पुलिस ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया होगा। बहुत जल्द इस तक बाकी पुलिस पहुंच जाएगी। मर्डर अटेम्प्ट केस के अलावा अब इस पर मजीद केस चार्ज होंगे। अब तो इसकी जमानत होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। इसे लंबे अरसे के लिए जेल हो जाएगी। इसे हर हाल में भागना ही था। वो मजीद 1 मिनट कैद में नहीं रह सकता था। वो पिस्टल की नोक से ऑफिसर का चेहरा बिगाड़ते पिस्टल इसकी कनपटी पर रख गया था। एक सवाल पूछूं? वो पिस्तौल की नोक ऑफिसर की कनपटी पर रखे अजब सहसा था। उसकी आंखों में आतिश फिशां दहक रहा था। तुम लोगों ने मेरी फाइल पढ़ी भी थी। मैं सिर्फ एसपी नहीं था, सर फिरा एसपी था। मैं एसपी कम मसला ज्यादा था। नरगिस ने दांत पर दांत जमाए एक और शदीद वार किया। ऑफिसर कराहने लगा। इसने दोनों ऑफिसर्स की कलाई एक ही हथकड़ी से बांध दी। इनके सामने बैठे इन्हें पुरसकून नजरों से देखने लगा। वैन की रफ्तार मजीद तेज हो गई। चलती वैन से कूदना मौत को दावत देना था। वो बेतरतीब सांसें लेते बैठा हुआ था। उसका भागना जरूरी हो गया था। इसे अपनी बीवी बच्चे की जान इस नफसियाती इंसान से बचानी थी। उसने दिल ही दिल में कामिल जहांगीर को गंदी से गाली दी और उसके चेहरे के अलावा इसके जिस्म का नक्शा भी बिगाड़ देने के लिए पागल हो रहा था। इस वक्त नरगिस के सीने में जकड़ चल रहे थे। यू बास्टर्ड। एक ऑफिसर ने खून से बहते नाक पर हाथ रख के इसे गाली दी। गालियां मुझे अच्छी लगती हैं, दे सकते हो तुम लोग। आखिर तुम लोगों का नक्शा बिगाड़ा है। वो पिस्तौल का रुख दोनों के सामने किए मुस्कुराया। दोनों ऑफिसर्स ने दांत पर दांत जमाए से मजीद गालियों से नवाजा। वो पिस्तौल की नोक कनपटी पर फेरते गर्दन झुकाए हुए था। उसके अंदर गुस्से का तूफान बरपा हुआ। ऑफिसर्स की गालियों पर चेहरा सुर्ख हुआ। शरियानों में दौड़ता खून मजीद रवानी से खोलने लगा। गालियां सुनते मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। शुक्रिया तुम लोगों का। नरगिस ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी खुमार सतह आंखों में लाली के सिवा कुछ ना था। वो अपनी मौत के साथ खेलना चाहता था। नरगिस ने उठते वैन का दरवाजा अंदर से खोला। वैन की रफ्तार मजीद तेज हुई। उसने नीचे की जानिब देखा। कूदने पर उसकी टांग बाजू कुछ भी टूट सकता था। निगाहों के सामने नाया का रोता हुआ चेहरा आया। सरगाम की कलकारियां आई। इन दोनों के अलावा इसके लिए कुछ भी जरूरी ना था। ये जल्दी सांसें भी नहीं। इससे पहले वो चलती वैन से जंप करता इनमें से एक ऑफिसर ने इस पर गोली चला दी। गोली नरगिस के बाजू को चीर गई थी।
दरगजी के जिस्म को शदीद किस्म का झटका लगा, बाजू से खून उबलकर बाहर आया। नशीली आंखों में दर्द की शदीद तरीन लहर उतरी और इसी लम्हे वैन से कूद गया था। इस अफसर ने मजीद गोलियां चलाई, मगर हाथ बंधे होने की वजह से वो दरगजी खानजादा को रोक न सका था। सरफराज साहब का एसपी चकमा देकर फरार हो चुका था। उसकी आंख फोन के वाइब्रेट होने पर खुली थी। कंबल खुद से दूर फेंकते उसकी आंखों में वहशत उतर आई थी। फोन पर जावियार खानजादा का नंबर जगमगा रहा था। एयर कंडीशनर्स कमरे में खनकी पहले से दुगना हो गई। आयश ने धड़कते दिल के साथ सेल फोन में वक्त देखा। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वो इस वक्त इसे फोन क्यों कर रहा था? इन दोनों में कौन सी लंबी लंबी फोन गुफ्तगू होती थी, या वो दोनों का फोन पर रोमांस करते थे? वो इसे रात के इस पहर यूं फोन करे? इन दोनों ने कभी फोन पर बात ही नहीं की। उसने इससे पहले इसे कभी फोन नहीं किया था, इसलिए इस वक्त की फोन कॉल आयश मलिक पर लर्जा तारी कर चुकी थी। चेहरा सफेद पड़ रहा था। इन दोनों में तो तय हुआ था वो इसे फोन भी नहीं करेगा, कभी बिला वजह तब तंग नहीं करेगा, मगर वो तब अपने अहद पर कायम रहेगा जब तक वो इसकी आयत करदा शरायत निभाएगी। आयश के दिमाग में झमाका हुआ था। उसका रंग सफेद से जर्द हो गया था। आज हुई शाहवीर से मुलाकात याद आई। वो जर्द रंगत के साथ सर दाएं बाएं हिलाते दीवार से जा लगी थी। उसका दिल बेतरतीबी से इस कदर धड़का, खुदा की पनाह। वो क्या इस पर नजर रखे हुए था? क्या इस तक खबर पहुंच चुकी है? मगर इसने तो अहद किया था कि वो कभी इसका ताक़ुब नहीं करेगा, कभी इसकी राह की रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन इन तमाम कस्मों और वादों के पीछे एक अगर भी था। शर्त ये थी कि अगर वो सच्चे दिल से एक इकरार करेगी तो वो भी अपना हर अहद निभाएगा और शाहवीर से कभी नहीं मिलेगी। ये वादा, ये इकरार उसने स्याह आंखों में देखते लिया था। वो अगर अपना वादा ना कभी निभा सकी तो वो भी अपने अहद का सच्चा नहीं था। ओह खुदाया, वो इस पर नजर रखे हुए था। आयश अपना चकराता सर दोनों हाथों से थाम गई और इसके एक एक पल पर निगाह रखे हुए था। फोन वाइब्रेट होना बंद हो चुका था। आयश मलिक ने कॉल नहीं उठाई थी। उसने मोबाइल फोन पर एक मैसेज मौसूल हुआ। आयश ने खौफजदा होते अपने सेल फोन को देखा जो बेड पर पड़ा था। उसने मोबाइल फोन उठाते धड़कते दिल से व्हाट्सएप खोला। मैसेज देखते इसकी आंखें फटने की हद तक खुल गईं। वो यकीन कर ही नहीं सकती थी। वो मर कर भी यकीन नहीं कर सकती थी। पदराना निज़ाम में पला बढ़ा सख्त गिर मर्द से ये तवक्को हरगिज़ ना थी। वो सेल फोन को मजबूती से पकड़े बेड पर आन बैठी। उसकी आंखें उस तहरीर पर टिक गई थी जो उस मर्द ने भेजी थी, जिसके रोम रोम में कुरोफर रचा था। तपिश है शहर में, पर मेरे अंदर तेरी जुदाई का दर्द है। मैं बर्फीले रस्तों से तन्हा नहीं आया, मेरे साथ मेरी मलामत है। वो कैद व बंद की बातें, वो सख्ती, वो मेरा माजी सजा पाने मेरे आगे खड़ी अब तेरी नफरत है। तेरा शहर गर्म है मगर मेरे अंदर दिसंबर जिंदा है। मैं पहाड़ों से नहीं तेरी जुदाई से सर्द हूँ। धूप ने बहुत चाहा मुझे, गर्म कर दे ऐ जान, मगर तेरे फिराक की बर्फ ना पिघल सकी। इस बार पहाड़ छोड़ आया हूँ पर अपनी बर्फ नहीं छोड़ी। तेरा गुस्सा मेरा पछतावा ये अब मेरी वहशत है। लोग कहते तेरे शहर में सर्दी नहीं पड़ती, इन्हें क्या खबर मेरा दिल तेरी यादों से सर्द है। कहूँ कैसे पिघलाऊं मैं अब इस सख्त बर्फ को, बदल कर अब जो आया हूँ तो ये इश्क व इबादत है। आयश के गाल तप उठे थे। ये शायरी कब से करने लगा था आखिर? मुलक काटते सोच कर रह गई थी। इसके अगले मैसेज से आयश को अपनी हथेलियां पसीने से भीगती महसूस हुई। टेरेस पर आ जाओ जान, मैं नीचे खड़ा हूँ, बस एक बार तुम्हें देखना है। वो मैसेज पढ़ते कितनी देर हरकत ना कर सकी थी, बल्कि पलक न चपक सकी थी। वो यहाँ आया हुआ है क्या? दिल कई गुना रफ्तार से धड़कने लगा। वो हिद्दत ज़दा हुई थी। एयर कंडीशनर कमरे में इसे गर्मी लगना शुरू हो चुकी थी। पसीने में निचुड़ने लगी। प्लीज मेरी जान, एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो, मैं फिर चला जाऊंगा। आज अगले कई पल मोहतजब रही। या सरदार जावियार ही था क्या? वो मिन्नत समाजत कर रहा था। वो कब ऐसे बात करता था? वो कब इसे जान कहता था? आयश ने आंखें छिपकते स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई और बिलाशुबा जावियार का ही नंबर था। दिल के हाथों मजबूर होकर आया हूँ, एक मर्तबा आ जाओ। इस बार रोने वाले इमोजीज भेजे गए थे, साथ साथ हाथ जोड़ने वाला इमोजी थे। वो बेयकीनी से सर दाएं बाएं हिला गई। जावियार के तोर अतवार नहीं थे। इसे इस मर्द का हर अंदाज हिफ्ज था।
वो ऐसा कभी नहीं था। वो 30 साल का सख्तगीर तबीयत का एक रिवायती जागीरदाराना मर्द था। वो इश्क मोहब्बत में जितना मर्जी झुक जाए मगर एक टीनेजर लड़के की तरह हरकतें नहीं कर सकता था। ये सरदार सावियार का स्टाइल नहीं था। वो सेल फोन हाथ में पकड़े कमरे से निकल आई, तेज तेज जीने चढ़ते ऊपर आई। लाउंज से मुल्हाका टेरिस का दरवाजा खोलते वो बाहर आई। आयश का नाजुक वजूद बेयकीनियों की जद में था। या खुदा, वो सरदार जावियार खानसादा ही था। अपनी बड़ी सी स्याह लैंड क्रूज से टेक लगाए स्याह शलवार कमीज में मलबूस था। सीने पर बाजू बांधे वो गर्दन उठाए ही इसे देख ही रहा था। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो आयश को देखते मलाइमत नरमी से मुस्कुरा रहा था। इसके नपूश में गर्मी थी, इस मर्द की सख्तियां झेली थी, इसकी वहशतें अपने अंदर उतारी थी। वो इसके लिए इतना नरम हरगिज ना था मगर आज लगता था वो अपने अंदर की सारी बर्फ उतारते इसके सामने पिघल रहा हो। आयश की सांस थूकने की मानद चलने लगी। आंखें बेयकीन थी। वो अब एक हाथ का इशारा करते मुस्कुरा रहा था। आयश पीछे होते दीवार की ओट में हो गई। वो आखिर इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? मंशियात लेकर आया था क्या? वो सफेद जर्रे याद आए जो वो शाहवीर की तस्वीर देखते इस मर्द ने अपने अंदर उतारे थे। आज भी जैसे ड्रग एडिक्ट एडिक्ट लगता था। वो चुपके से इसे देखने लगी। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो अपने दोनों हाथ जुड़ गया था। या अल्लाह, वो मुंह पर हाथ जमाए पीछे हो गई। वो हाथ जोड़े सर को झुकाए हुए था। आश की रंगत में सुर्खियां दहकने लगी। वो इसे देखते हुए देख चुका था। आश ने फिर से इसे देखा। वो होंठ जोड़े इसे इशारे से किस कर रहा था। वो फिर से दीवार की ओट में हो गई। वो मोबाइल फोन सीने से लगाए हुए थे। अजब से अंदाज थे आज इस मर्द के। वो दफ्तन मोबाइल वाइब्रेट करने लगा और खौफ से उछली थी। सरदार जावियार का नंबर जगमगा रहा था। आयश ने पेशानी से पसीना उंगलियों से चुनते कॉल रिसीव की। इसकी भारी मखमूर आवाज आयश के समातों से टकराई। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। देख लिया, अब जा रहा हूँ। आयश ने दीवार की ओर से बेसाख्ता इसे देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। वो वाकई में चाह रहा था। एक बार वो फिर से बेयकीन हुई। वो रात की इस पहर से उसे देखने आया था। आयश फोन कान से लगाए रेलिंग के पार से ही देख रही थी। इसकी लैंड क्रूज के मोड़ काट लिया था। वो सच में जा रहा था। आयश का धड़कता दिल संभलने लगा। पसीने में डूबा वजूद हल्का हुआ। क्या मैं ऐसे रोज आकर तुम्हें देख सकता हूँ? वो आजिज़ी से पूछ रहा था। लहजे में दुनिया जहां का दर्द व कर्द था। नहीं आ सकते, आयश ने बेसाख्ता कहा था। वो रोज इस मर्द को देखेगी तो मर जाएगी। और कुछ दिनों तक तो ये मुल्क छोड़कर जा ही रही थी। वो नहीं चाहती थी जावियार को इसकी भनक भी पड़े। तो फिर हफ्ते बाद आ जाया करूं। आवाज में पहले से ज्यादा आजिज़ी उतर आई। नहीं, वो दांतों तले लब दबा गई। वो इस मर्द का चेहरा अब अगली 100 सदियों तक नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, फिर ऐसा करो, नीचे आओ। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ मिनट देखूंगा और चला जाऊंगा। वादा करता हूँ अगले 3 महीने अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। वैसे भी मैं कलाम जा रहा हूँ। जरका खानम नहीं रही। मेरे भाई को मेरी जरूरत है। वो नम आवाज में कह रहा था। क्या? आयश धक से रह गई। हाँ, ताईजान नहीं रही। जावियार की आवाज में आंसुओं की आमेजिश शामिल हुई। सरदार जावियार रो रहा था। ताज्जुब खैज था। मुझे इनके जाने का दुख है। वो क्या कहे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल अफसोस करना बनता था जो उसने कर दिया था। मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए आयश। वापस जाकर ताए की तदफीन भी करनी है। जरिक मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। इसकी आवाज में अब कर्ब शामिल हुआ था। आयश ने टेरिस से गेट के पार देखा। वो सामने वाली सड़क पर नहीं था। आयश ने कुछ पल लब दांतों तले दबाए। सोचा वो अब इसके साथ जबरदस्ती नहीं करता था। और शाहवीर से मिली जावियार को अगर पता होता तो वो अब तक कयामत खड़ी कर देता। वो यूं पुरसुकून ना होता, यूं आराम से वापस ना जा रहा होता। इतना तो वो जावियार खानदादा को जानती थी। वो उंगली दांतों तले दबाते गहरी सोच में गुम थी। अगली 3 सदियों के लिए जान छुड़वाने के लिए 5 मिनट मिलने में क्या हर्ज था। वो इसे हाँ कहती जीने उतरते नीचे आई। पूरा बंगला खामोशी और अंधेरे में डूबा था। अजान। मुस्तफ़ा मलिक अपने कमरों में सो रहे थे। गेट पर सिर्फ एक चौकीदार और एक गार्ड गन लिए खड़ा था। वापस कमरे में आई। इस वक्त वो गुलाबी रंग की सिल्क फुल गाउन नाइटी में मलबूस थी। इसने पहले तो इस पर कोई शॉल लेने का सोचा मगर इसके पास अब टेंट नुमा चादरें नहीं थी। वो जिंदगी को वो बहुत पीछे छोड़ आई थी।
ان پہاڑوں پر تو اب مر کر بھی نہیں جانا تھا، نہ وہ لباس اپنے تن پر گوارا تھا جو خالصاً اس ظالم مرد کی پسند تھا۔ وہ باہر آئی تو سیاہ رنگ کی ٹائٹس پر شارٹ سے سرخ رنگ کی پھولوں والی فراک پہنے ہوئی تھی، جس پر سرخ رنگ کا اسکارف لیا تھا۔ یہ اسکارف اس مرد کے خوف کی وجہ سے تن پر تھا، ورنہ وہ اسکارف یا دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ سنہرے الجھے کھلے بال تھے، نیلی آنکھوں میں بے خوفی تھی، اس کے چہرے پر شدید قسم کی بیزاری تھی۔ زاویار کی گاڑی گیٹ کے سامنے نہیں تھی۔ عائش نے ہاتھ میں پکڑا فون، بج اٹھا۔ تھوڑا آگے آؤ، تمہارے گیٹ کے سامنے سے گاڑی موڑنا آسان نہیں ہے، اس لیے تھوڑا آگے کھڑا ہوں، بس 5 منٹ کی ہی تو بات ہے۔ اس کی بھاری آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ عائش کے آگے بڑھ گئی تھی۔ گارڈز نے اس کے ساتھ آنا چاہا تھا۔ گارڈز کو رہنے دو، 5 منٹ کی ملاقات میں بھی کسی تیسرے کو لے کر آؤ گے؟ 5 منٹ تو صرف میرے ہونے چاہیے، جانے پھر کب تم سے مل سکوں؟ اس کی بھاری آواز میں سرد پن اتر آیا تھا۔ اس کی آواز کے سرد پن سے عائش کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی تھی۔ 5 منٹ کی ملاقات پہ وہ اس مرد کو غصہ نہیں دلا سکتی تھی۔ اس مرد سے آخری الوداعی ملاقات پر واقعی میں کسی تیسرے کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا تو یہ مرد ڈیزرو کرتا ہی تھا۔ وہ گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں آنے سے سختی سے روک چکی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ خالی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں نہائی۔ سڑکیں سنسان تھی۔ وہ اس بنگلے کے سامنے والی سڑک پر کہیں نہیں تھا۔ دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ اسے گاڑی اس سڑک کے آخری موڑ پر کھڑی نظر آئی۔ وہ بھاری قدموں سے دھک دھک کرتے اس گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ سیاہ لینڈ کروز بھی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عائش کی آنکھوں پر اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس پڑی۔ وہ آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ہاتھ نیچے کرتے وہ حیران ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زاویار نہیں تھا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر اس نے خود زاویار کو بیٹھتے دیکھا تھا۔ وہی تو یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اس کی طرف اب تیزی سے آ رہی تھی۔ عائش کی چھٹی اس نے اسے بیدار کیا۔ اسے کچھ ٹھیک نہ ہونے کا احساس ہوا۔ وہ پیچھے کی طرف کئی قدم لے گئی۔ سیاہ لینڈ کروز اتنے فراٹے سے اس کی طرف بڑھی جیسے وہ اسے کچلنے کے لیے بےتاب ہو۔ عائش کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ پلٹ گئی تھی جس مرد تک وہ چل کر خود آئی تھی، اور وہ اسی مرد سے خوف سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنی پوری پوش لگائے بھاگنے لگی۔ لینڈ کروز اس کے دائیں طرف آتی رک گئی۔ عائش نے گردن پھیرتے خوف سے دیکھا۔ لینڈ کروز رکا، دروازہ کھل گیا۔ ہاتھ بڑھاتے سے آنکھوں میں دہشت لیے مرد اسے اندر کھینچ چکا تھا۔ یہ ٹورنٹو سے 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع سٹوفول ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا بنا کاٹیج تھا۔ کاٹیج کے شیشے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے تھے۔ پردے ہٹا کر دیکھو تو باہر سرسبز ہریالی اور گھنا جنگل نظر آتا تھا۔ باہر سرد رات نظر آتی تھی۔ کاٹیج کے اندر صرف ایک ہی کمرہ تھا، جس میں پرانا سا فرنیچر پڑا تھا۔ اس کمرے کے وسط میں پرانا سا آتش دان جل رہا تھا۔ آتش دان کے قریب ایک صوفے پر وہ الٹے رخ پر لیٹا درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ بلیو رنگ کی جینز پر پینٹ سفید رنگ کی سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ سینڈو سرخ رنگ سے رنگی تھی۔ لکڑی کے فرش پر اس کا خون سے رنگا سویٹر پڑا تھا۔ اس کی ٹانگ پر بھی چوٹ آئی تھی، شاید ٹانگ میں کوئی فریکچر آیا تھا۔ کسی نیم حکیم نے اس کی ٹانگ پر لکڑی باندھ کر کس کر پٹی کر دی تھی، مگر اس کے بازو میں سے گولی نہیں نکالی گئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے کوئی اس کے بازو میں تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے درد کی انتہا پر تھا۔ کمرہ انتہائی گرم ہونے کے باوجود اس کا وجود پسینے سے تر تھا۔ یہ درد اس کی جان نکال رہا تھا۔ گولی اسی بازو پر لگی تھی جہاں پہلے بھی لگی تھی، اس لیے درد جان لیوا تھا۔ نہ پرچہ نہ کچہری، سیدھا انکاؤنٹر۔ ٹرٹوزی خاندادہ نے اس منحوس آواز پر سر اٹھایا۔ آتش دان کے پاس بیٹھے اس منحوس انسان کو دیکھتے اس کا دل کیا وہ پستول کی باقی گولیاں اس کے سر میں اتار دے، مگر چاہ کر بھی وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ بکواس برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ نہ سیدھا دیکھتا ہوں نہ سیدھا ہوں، میرا اصول ہے، نہ پرچہ نہ کچہری، سیدھا انکاؤنٹر۔ ٹرٹوزی نے اس بار سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے الٹا لیٹا رہا، چہرہ کشن میں دیے رہا۔ الٹا چلتا ہے میرے ساتھ، لوگوں کا دماغ بھڑکتا ہے۔ میرا سن ہوتا ہے، جب سن ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جب مجھے سمجھ نہ آئے تو میں وہ کرتا ہوں جو دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے۔ ٹرٹوزی نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ آتش دان کے سامنے بیٹھا وہ منحوس چہرے والا انسان اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔
दरकजी खानदादा ने दांत पर दांत जमा लिए। वो इंसान अब पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंस रहा था। वो इतना हंसा कि हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। दरकजी खानदादा इसे देखता रहा। वो जोर जोर से करवट बदल कर हंस रहा था। तुम कैसे एसपी हो? दरकजी खाना। कैसे सरदार हो तुम? ओह दरकजी खाना। वो हंसते हंसते सीधा हुआ। इस पर हंसी का एक बार फिर से दौरा पड़ा था। वो ऊंधे मुंह होते हंसने लगा। पेट पर हाथ रखे वो जोरदार कहके लगा रहा था। खुदा गवाह था, हंसने की वजह से इस इंसान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। हंसना बंद करो। दरकजी बर्फीले लहजे में गुर्राया। वो हंसते हुए इससे पहले से ज्यादा मनहूस लग रहा था। दरकजी खानजादा इसके हलक में सुराख कर देना चाहता था। जमीन पर लोटपोट होता वो शख्स हंसता रहा। वो लकड़ी के फर्श पर जोर से हाथ मारते शख्स की हंसी की लकड़ी के कॉटेज में गूंज रही थी। हंस हंस कर इसका चेहरा सफेद सुर्ख हो चुका था। उसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो चुका था। दरकजी खानजादा का बस ना चल रहा था इसकी खाल उधेड़ कर रखते, जैसे आज से कुछ साल पहले उधेड़ी थी। जमीन पर लेटे हंसी से लोटपोट होता विक्रम मल्होत्रा एक बहुत बड़ा स्मगलर था। गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस था। इसका नेटवर्क मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ था। आज से 2 साल पहले दरकजी खानजादा की टीम ने इसे जेरे हिरासत लिया। इसे हिरासत में 3rd डिग्री देने वाला दरकजी खानजादा था, मगर कुछ महीने सिफारती ताल्लुकात की बिना पर विक्रम मल्होत्रा को इसके मुल्क के हवाले कर दिया गया था, जिसका दरकजी खानजादा को काफ़ी गम गुस्सा रहा था। कितने महीने वो सो ना सका था। विक्रम मल्होत्रा का इनकाउंटर करना करने पर इसे महीनों अफसोस रहा था। इसलिए विक्रम मल्होत्रा दरकजी खानजादा के खास रेडार पर था। वो आजकल कनाडा में गैर फ़ाल सरगर्मियों का अपना नेटवर्क मजबूत किए हुए था। दरकजी खानजादा विक्रम के मुतालिक सब जानता था। इस मुसीबत से निकलने के लिए इसे विक्रम मल्होत्रा की ही आज मदद लेनी पड़ी थी। विक्रम मल्होत्रा को पैसों से गर्ज थी। ज़ारान खानजादा और विक्रम मल्होत्रा का अकाउंट इसकी मर्जी की रकम से भर चुका था। ज़ारान खानजादा पाकिस्तान में रहकर अपनी मिनिस्ट्री का भरपूर फायदा उठाते अपनी दोस्ती आजकल जोरों शोरों से निभा रहा था। एक बात तो बताओ दरकजी खाना। वह हथेली के जोर पर सीधा हुआ। हंसने के बायस इसकी सांस फूल रही थी। अब तो वो खांसना भी शुरू हो चुका था, मगर दरकजी खानजादा की ये हालत देखकर विक्रम राठौर के बरसों पुराने जख्मों पर जैसे मरहम रखा गया था। दरकजी खानजादा ने इसे कुत्ते की तरह मारा था। विक्रम का बस ना चल रहा था दरकजी खानजादा को इसी कॉटेज में दफन कर दे, मगर अभी इसकी आधी रकम फंसी हुई थी जो दरकजी को बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाने पर दी जाने वाली थी। दरकजी उठकर बैठ गया। विक्रम मल्होत्रा को वो मजीद सहन नहीं कर सकता था। उसका दिमाग घूम गया था। सोफे से नीचे पैर जमाते व लड़खड़ाते कदमों से विक्रम राठौर तक पहुंच गया था। जमीन पर आलती पालती मारे बैठ गया। अब पूछो जो पूछना है। दरकजी खानजादा ने उसकी आंखों में आंखें गाढ़ी। विक्रम की हंसी लम्हे के 1000वें हिस्से में थम गई। वो ये चेहरा इतने करीब से भी कभी नहीं देखना चाहता था। इसे दरकजी खानजादा से बेहद नफरत थी। वो दोनों अब एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। तुम सरदार बनने के लायक नहीं थे, एसपी कैसे बन गए? कहीं पाकिस्तान में बैठे इस सर्कस के मदारी ने रिश्वत देकर तुम्हें एसपी की पोस्ट पर तो नहीं दिलवा दी? विक्रम हंसते हुए पूछ रहा था। वो ज़ारान की बात कर रहा था। दरकजी खानजादा विक्रम की पैंट की जेब में हाथ डालकर सिगरेट माचीस निकाला। इसे सिगरेट की तलब हो रही थी। पी लो, तुम्हारी हिरासत में तुमने मुझे काफ़ी सिगरेट पिलाए हैं। विक्रम ने जैसे एहसान अजीम किया था। दरकजी ने गर्दन झुकाते सर हिलाया, सिगरेट जलाते लबों में तपाया। कुछ और पूछना है तुम्हें? दरकजी ने गर्दन उठाते संजीदगी से पूछा। कौन है वो हसीन लड़की जिसके पीछे जेल से भागते गुंडे बन गए हो? कहीं वो तो नहीं जिसे एक क्लब से छुड़वा कर लाए गए थे? जैसे विक्रम दरकजी के रडार पर था, इसी तरह दरकजी खानजादा पर विक्रम मल्होत्रा गहरी निगाह रखे हुए था, जिसने इसे मार मार कर इसकी हड्डियां सेक दी थी। वो कैसे दरकजी खानजादा को भूल सकता था? वो एसपी नहीं रहा। ये खबर सुनकर विक्रम मल्होत्रा को कितनी खुशी हुई थी वो वही जानता है। बीवी है वो मेरी, दरकजी ने कश लेते बताया था। बीवी का चक्कर है तो छोड़ दो ऐसी बीवी को। आज गुंडा बना दिया, कल हिजड़ा बना देगी। वो आगे को होते मुफ्त के मशवरे से नवाज गया था। दरकजी ने कश लेते इसे देखता रहा, खामोश सर्द निगाहें। है वो काफी हसीन।
विक्रम के बकिया अल्फाज मुंह में ही थे। दरकसे खानजादा ने इसे गर्दन से दबोच कर इसका सर आतिशदान के वॉल से टकरा दिया। बस आतिशदान में नीचे फेंकना रह गया था। दरकसे ने दूसरे हाथ में पकड़ा सिगरेट इसकी गर्दन पर रख दिया। विक्रम खुद को छुड़वाते हुए अपना पूरा जोर लगा रहा था। दरकसे इसे आतिशदान में इस तरह झुकाए हुए था कि आतिशदान की आग की लपटें इसके सर के पिछले हिस्से को छू रही थी। अब बताओ कितनी हसीन है वो, हुर्राया। नहीं नहीं है वो हसीन, वो चुड़ैल है, वो हुर्राया था। विक्रम अपनी जान छुड़वाने की गर्ज से घुटी घुटी आवाज में बोला था। चुड़ैल है वो? दरकसे खानजादा को पहले से ज्यादा गुस्सा आया। वो सिगरेट इसकी गर्दन पर रखे और जोर से दबाने लगा। विक्रम ने एक हाथ से दरकसे की गोली लगे बाजू को जकड़ लिया। दरकसे खानजादा की दिलखराश चीखें गूंज उठी। वो विक्रम को छोड़ते पीछे की तरफ गिर गया था। विक्रम ने अपनी सांसें बहाल करते खूंखार निगाह दरकसे पर डाली। वो फर्श पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। वो उठकर दरकसे की तरफ आते इसे लातों से मारने लगा। उसके सीने पर वो भारी बूटों से ज़रबे लगा रहा था। वो इसे ऐसे ही मार रहा था जैसे दरकसे इसे हवालात में मारता था। दरकसे ने मार खाते एक हाथ से विक्रम की टांग जकड़े से फर्श पर गिरा दिया। वो ऊंधे मुंह नीचे फर्श पर गिर गया। दरकसे खानजादा बिजली की तेजी से इसकी तरफ बढ़ते इसके सीने पर घुटना रख गया। उसके चेहरे पर अंधाधुंध मुक्के मारते चला गया। खबीस इंसान, मैंने तेरे जैसे कितने जलील कुत्तों का इनकाउंटर किया है। तू मुझे उंगली करेगा, मेरी बीवी के बारे में बात करेगा, मेरे दोस्त को मदारी कहेगा। ज़ारान खानजादा इसके दोस्तों की लिस्ट में आजकल सबसे ऊपर था। विक्रम मल्होत्रा ने दरकसे की जख्मी टांग पर पूरी कुव्वत से लात दे मारी। वह एक बार फिर पीछे गिर गया था। गोली लगे बाजू और जख्मी टांग के हाथ विक्रम का मुकाबला करना बेहद मुश्किल था, मगर दिमाग में ऐसी तपिश उठ रही थी वो अपने हवास खो रहा था। कामिल जहांगीर के लबों से अपनी बीवी का नाम सुनकर इसके शरियानों में दौड़ता खून अब तक खौल रहा था। विक्रम ने इसकी बीवी का जिक्र छेड़कर इसे सीख पा कर दिया था। तो शेर नहीं अब चूहा बन गया है। दरकसे खानजादा, मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। विक्रम इस पर हावी होता हो रहा आया। विक्रम मल्होत्रा, शेर अगर जख्मी भी हो जाए ना तो कुत्ते इसकी पिछाड़ से ही मर जाते हैं। मैं तुझ जैसे कुत्ते को इधर ही दफना दूंगा। वो विक्रम को गिरेबान से दबोचे से जमीन पर पटक चुका था। अब वो विक्रम पर हावी था। उन्हें विक्रम के चेहरे पर घूंसे मारने लगा। विक्रम का चेहरा खून से तर हुआ। दरकसे के बाजू से मजीद तेजी से खून बहने लगा था। कभी विक्रम हावी होता तो कभी दरकसे इस पर हावी होता, इसे पीटता। ये सब पिछले आधे घंटे से जारी था। दोनों एक दूसरे को मार मार कर थक गए तो एक दूसरे की जान खुलासी कर दी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, एक दूसरे को जिंदा रखना जरूरी था। विक्रम मल्होत्रा का गुस्सा काफी हद तक दूर हो गया। दरकसे को पीटने का जो अरमान था वो पूरा हो चुका था। ये अलग बात थी वो खुद भी इस चक्कर में काफी पिट चुका था। विक्रम ने फर्श पर खून थूकते दीवार पर लगे धुंधले से आईने में खुद को देखा। दरकसे खानजादा इसका हसीन मुखड़ा बिगाड़ चुका था। जलील कमीने, मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? मनहूस लग रहा हूं मैं। तो अपना चेहरा देखते चीखा था। पहले से ही मनहूस था। तुमने पहले कभी खुद को गौर से देखा नहीं? मुझे यकीन है तेरी गर्लफ्रेंड रोज तेरे मनहूस चेहरे पर लानत भेजती होगी। दरकसे कराहते हुए आंखें मूंद गया था। विक्रम मल्होत्रा ने दांत खिचखिचाए। दरकसे होश खो रहा था। विक्रम मल्होत्रा इसकी तरफ बढ़ आया। ठंडे पानी की बाल्टी उठाए दरकसे पर फेंक दी। दरकसे ने बमुश्किल आंखें खोलते से देखा। गोली निकालो, खुदा के लिए गोली निकाल दो। मेरी बीवी बच्चे को मेरी जरूरत है, वो होश खोने से पहले बड़बड़ाया था। दरकसे खानजादा पर झुके विक्रम मल्होत्रा की आंखों में शैतानी चमक थी। दरकसे खानजादा नीम बेहोश पड़ा था। विक्रम के हाथ में लोहे की बारीक सलाख थी जिसे वो आतिशदान में रखकर आग की तरह गर्म कर चुका था। सलाख आगे से थोड़ी सी टेढ़ी थी। कॉटेज की दीवारें ये देखते दम साध गई थी। विक्रम मल्होत्रा की आंखों में जरा रहम ना था। उसने वो सलाख से दरकसे की गोली लगे बाजू में उतार दी। वो नीम बेहोशी के आलम में चीख उठा था। वो दर्द से बिस्मिल की मानिंद तड़प रहा था। गरम सलाख जैसे इसके जिस्म की बोटियां कर चुकी हों। इसे अपनी रगों में गर्म गर्म लोहा उतरता महसूस हुआ जो उसके जख्म चितड़े उधेड़ चुका था। दरकसे खानजादा दांत पर दांत जमाए दिल खराश चीखें मार रहा था। ये दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम मल्होत्रा बेरहमी से सलाख को जख्म के अंदर तक ले गया था। दरकसे खानजादा का जिस्म पसीने से लहला चुका था। उसकी खुमार सतह आंखों में खून के डोरे बन गए थे।
اس کا سر زمین سے اٹھ گیا تھا۔ وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیخ رہا تھا، اس کے جسم سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا، آگ ہی آگ جسم میں اتر رہی تھی۔ وکرم ملہوترا بنا کوئی رحم کھائے وہ گولی نکال رہا تھا، بلکہ اسے جان بوجھ کر درد دے رہا تھا۔ اس نے سلاخ کی مدد سے بلا کر گولی نکال دی تھی۔ گولی دور جا کر گری، گولی کے ساتھ زخم سے چتھڑے بھی اڑتے باہر آئے تھے۔ لڑکے سے خاندان کی پوری بہتی زمین سے اچھلی تھی، اس کے لبوں سے دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ ہوش کھونے سے پہلے زرغام کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، وہ مکمل طور پر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وکرم ملہوترا زخم سینے والی سوئی میں دھاگا پرو رہا تھا، وہ اس درخزے کی گولی لگے حصے کو بے رحمی سے اس طرح سے سی رہا تھا جسے کوئی کپڑا سی رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی تھی، مگر مقصد صرف درخزی خانزادہ کی جان بچانا تھا۔ اسے اپنی سانسوں میں سگریٹ اور جان لیوا تیز سینٹ کی مہک اترتے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھول دیں اور کتنی دیر تک دم ساتھے پڑی رہی، اس نے حرکت نہیں کی تھی۔ اپنی آنکھیں کھول کر زور سے میچ لی، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اتر رہی تھی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی، اس کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا۔ عائش نے اپنی میچی آنکھیں پھر سے کھول دی، مگر دائیں بائیں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی تھا، جس کے بدن سے تیز سینٹ کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ عائش نے اپنے جھٹکے کھاتے بدن کو سنبھالا، اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ اسے جو سمجھ آیا وہ اس کی جان نکال کر رکھ گیا تھا۔ وہ اس وقت چلتی گاڑی میں تھی، وہ کانپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر وہ چیخ نہ سکی تھی، اس کے جبڑے کے بیچ ایک کپڑا کس کر کافی بے رحمی سے باندھا گیا تھا۔ عائش نے اس بار ہمت کر کے اپنی دائیں طرف دیکھا، پاس بیٹھا شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا، مگر اس کے اندر تک گڑنے والی نگاہیں اسی پر گڑی تھی۔ عائش کی سانس حلق میں اٹکی تھی اور ششدر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی تھا، بلا شبہ وہ زاویار خانزادہ تھا، سگریٹ کے کش لیتا اسے دیکھتا ہوا، وہی غرور، وہی کروفر کے ساتھ وہ بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا، ویسے ہی اٹھی ہوئی گردن اور وہی بلا کی سختی۔ عائش کے بدن کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہوا۔ یہ زاویار وہ زاویار ہرگز نہ تھا جو اسے دبئی میں ملا تھا یا لاہور کی سڑکوں پر اسے ملتے وقت ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خاموش تھیں، اس کی نگاہیں بے حد گہری تھیں، جیسے وہ اسے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ عائش کو اسے خوف آیا تھا، بے حد خوف آیا تھا۔ وہ ششدر تھی، عائش کے چہرے پر مردے کی سفیدی اتر آئی تھی۔ وہ بنا سانسوں کے اسے دیکھ رہی تھی، ساویار کے دیکھنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اس کی صفات تاثرات میں کوئی دراڑ نہیں آئی تھی۔ عائش نے گردن پھیر لی، وہ مزید ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عائش اٹھ کر بیٹھی تھی، گاڑی کی شیشے سے باہر جھانکا۔ عائش کو اپنے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی محسوس ہوئی، سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو گئی۔ عائش ملک کا دل رک رک کر چلنے لگا، وہ شیشے پر دونوں ہاتھ جما گئی۔ اس نے سراسیما نیلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی، اس کے سامنے بلند و بانگ پہاڑ تھے، وہ دونوں ہاتھ شیشے پر جمائے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ سینٹ کی تیز خوشبو عائش کو اپنے اور قریب محسوس ہوئی، سگریٹ کی مہک سانسوں میں گھل گئی۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ عائش کے پشت پر رینگا تھا، عائش بے سانس ہوئی، اس کے نسوں سے ابھرے مضبوط ہاتھ عائش کے دودھیا نازک ہاتھوں پر آن ٹھہرے۔ میری جان، پہاڑوں پر خوش آمدید۔ اس کی برفیلی سرگوشی عائش کے سماعتوں میں اتری، چلتا سگریٹ عائش کی گردن کو چھو گیا تھا۔ عائش کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل آئی تھی، جبڑے کے بیچ بندھے کپڑے سے اس کی چیخیں گھٹ گئی تھی۔ چلتا سگریٹ اس کی سکن کو جھلسا گیا تھا، وہ عائش کا رخ پلٹ گیا۔ عائش مزید سہمی تھی، نیلی آنکھوں میں بے پناہ خوف اتر آیا تھا، سیاہ سرد آنکھیں نیلی سہمی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں اس قدر دہشت دیکھی، خدا کی پناہ۔ وہ سختی سے عائش کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، عائش اس کے سینے سے لگے سسک اٹھی، وہ نرمی سے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیر گیا تھا، اسے بے حد سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا میری جان کیسے سگریٹ تمہاری نازک گردن کو چھو گیا۔ وہ جھک کر اس کی گردن کو لبوں سے نرمی سے چھو رہا تھا، عین اسی جگہ پر جہاں جلتے سگریٹ کا داغ تھا، اپنی زبان کا اب مرہم لگا رہا تھا۔ عائش اس کے خوف سے سسکیاں حلق تک میں گھونٹ گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔